ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला अध्याय टोपी शुक्ला। तो चलिए शुरू करते हैं। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इरफान की टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। इरफान ने इसका बुरा माना, परंतु वह इरफान पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। वह नामों के चक्कर भी अजीब होते हैं। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। तो इसके अंदर बताया है कि जो टोपी है वो एक लड़के का नाम है जिसका एक फ्रेंड है इरफान, जिसका वो उच्चारण गलत करता है। इरफान को बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ्रेंड से बात करना नहीं छोड़ता। और इसके अंदर क्या है, ये वाला इरफान जो है वो उर्दू का वर्ड है, जबकि वो जो बोलता है वो हिंदी का वर्ड है। तो ये वही बोल रहे हैं कि दोनों ही हिंदवी भाषा के ही रूप हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। जैसे नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर। पैगंबर जो है वो मुसलमानों के अंदर होते हैं, जो कि पैगाम देने वाले को कहते हैं, जबकि अवतार हिंदुओं के अंदर होता है। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। मीन्स मोहम्मद और कृष्ण जो हैं दोनों ही ग्वाले थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसीलिए इरफान के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम अब इरफान के घर पे जाएंगे और देखेंगे कि उसके घर के हालात कैसे हैं। मेरे आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। इरफान की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। केवल इतना ही सुनाऊंगा जितना टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे इसलिए ज़रूरी माना कि इरफान के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इरफान आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इरफान की परछाई है, न इरफान टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों के जीवन में के बारे में अलग अलग सोच है, फिर भी इरफान टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट हिस्सा मतलब जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो टोपी की कहानी है तो इरफान की भी कहानी है। हालांकि ये दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़े हैं। हालांकि इनका डेवलपमेंट, इनका विकास जो है वो अलग अलग जगह पे हुआ है। मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? मैं रोज़ अपने बड़े और छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो कथाकार हूँ। कथाकार मीन्स वो राइटर है, और वो कह रहा है कि मैं क्यों इस डिबेट में पढ़ूँ कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, या मैं बोलूँ इससे मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है। मैं टोपी और इरफान की बातें कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ल और दूसरे का नाम सैयद सरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहते हैं, बलभद्र को टोपी कहते हैं, और दूसरे को इरफान कहते हैं, सैयद को। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी कौन होते हैं? जैसे पूजा करने के लिए पुजारी होते हैं टेम्पल्स में, ऐसे ही मस्जिद में वहाँ पे जो रीति रिवाज निभाने के लिए मौलवी होते हैं। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत में मरे की लाश करबला ले जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। तो इस तरह से
जो इरफान के दादा हैं जब मरे तो उन्होंने क्या कहा कि करबला एक मोमडन प्लेस है, होली प्लेस है, वहाँ पर ले जाकर उनकी लाश को दफनाया जाए, उनकी लाश को यहाँ नहीं दफनाया जाए। काफिरों का देश यहाँ पे कहा गया है हिंदुस्तान के बारे में। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्र में दफन किए गए, मतलब भारत के अंदर ही उनकी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किया गया। इरफान की परदादी भी नमाजी बीबी थी। नमाजी बीबी मतलब हमेशा नमाज पढ़ा करती थी। करबला, नफज, खुरासन, काजमेन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कराई थी। ये सारे होली प्लेस है मोमडन्स के। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। ये नज़र उतारने के लिए या नेगेटिव एनर्जी को हटाने का एक टोटका है। इरफान की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। तो जैसे हिंदुइज़्म के अंदर चेचक जो है वो एक चिकन पॉक्स है, उसको कहते हैं, और उसको एक माँ का रूप दिया गया है जो जिसके लिए मन्नत मांगती है वो अपने बेटे के लिए। पूरब की रहने वाली थी, 9-10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ लाई गई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। पूर्वी मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को ही गले लगाई रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो, बेचारी दिल मसोच कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न किया। इरफान की छठी, जब बच्चा 6 डेज़ का होता है तो एक रिचुअल होता है, उसके अंदर उन्होंने अपना ये सारा जो मन का भड़ास था वो निकाला। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो इस तरह से जब उसके दादा मर गए और उसके बाद इरफान पैदा हुआ तो उसके पैदा होने पर उसकी दादी ने बहुत खुशियाँ मनाई। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। ज़मींदार मतलब जो ज़मीन का काम करते हैं। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हंडिया में असमियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लबड़ छबड़ जी भरकर खा लेती, लखनऊ आते ही फिर मौलवीन बन जाती। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। तो मीन्स उनका जो रहन सहन था पहले बहुत डिफरेंट था, शादी के बाद बहुत ही अधिक डिफरेंट हो गया। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ़, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटे जनेऊ तू से हमरी लाश न संभली जाए त हमरे घर भिजवा दी हो। मतलब अगर तुमसे मेरी लाश नहीं संभाली जाती है, यहाँ पे नहीं होता है मेरा रिचुअल, तो तुम मुझे मेरे घर पर भेज देना। मौत सिर पर थी, इसीलिए उन्हें याद ही नहीं रहा कि अब घर कहाँ। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियम का हो चुका है। मीन्स एक गवर्नमेंट जो संस्था है उसके अंडर आ चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। मीन्स जब उसकी दादी मरने वाली थी तो उसे अपना घर याद आ रहा था। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी मरा नहीं है, तो ऐसा वो सोच रहा है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी हुई थी। उसे दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। तो बीजू पेड़ मतलब उसके लिए सीड जो है वो इसकी दादी ने ही लगाया था, और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद हैं। वह उन चीज़ों को छोड़कर भला करबला और नफस कैसे जा सकती है। मीन्स अगर वो मरेंगी तो उन्हें यहीं दफनाया जाए, क्योंकि उनकी सारी यादें यहीं हैं। वह बनारस के फातमेन में दफन की गई, मतलब वहाँ पे उनकी कब्र बनाई गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दोनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी।
इरफान तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी मीन्स बड़ी बहन और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते, मीन्स वो डांटने लगते थे। कचहरी का मीन्स होता है कोर्ट। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक ही दादी ही थी जिन्हें कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हजाम, गुलाब नकवी, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा करता था। तो इस तरह से वो जो है अपनी स्टोरी जो है वो उसको सुनाया करती थी। इसके अंदर पाक का मतलब होता है पवित्र और मुल्क का मतलब होता है देश या कंट्री। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। ए मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारिन की बोली को काहे को बोलन लाग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोल। बात ख़त्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तऊ बादशाह का किहिस की तुरते एके ठो हिरन मार लाबे, मतलब तब बादशाह ने कहा कि तुरंत एक हिरन जो है वो मार के लेके आओ। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, नफ़रत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उनकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बिचाव करवा देती। ते काहे को जथे उन सबन के मुंह पिटावन को झाड़ू मारे, चल इधर आ। तो वो कहती थी कि तुम क्यों उनके मुंह लगते हो, उन सबसे दूर हटो। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता। अमावट बन जाता। अमावट जो है वो कहते हैं आम से बनाई हुई, एक आम के रस को सुखा के एक टॉफ़ी जैसा बनाया जाता है, उसको कहते हैं तिलवा बन जाता। तिलवा मीन्स तिल जो है उनसे बनी हुई स्वीट। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मी का कह रही, मतलब तुम्हारी माँ क्या कह रही है। दादी हमेशा यहीं से बात शुरू कहती। पहले तो वह चकरा गया कि यह अम्मा क्या होती है, फिर समझ में आया कि माता जी को कहते हैं, मतलब मदर को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगता, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भुंगू नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज़ कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोसती रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी! मेज़ पर जितने हाथ थे रुक गए। उनकी आंखें थी टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया। अम्मी परंपराओं की दीवार ढोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़ मतलब ये शब्द। तो वो एक हिंदू घर का लड़का था जिसने अपनी माँ को अम्मी बोल दिया। इसके ऊपर सबको ऐतराज़ था। लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी। ई हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानत, मतलब मैं नहीं जानता। ते कौनो मियाँ के लइका से दोस्ती कर लियो बायरे, मतलब तुमने किसी मियाँ मतलब मुसलमान के लड़के से दोस्ती कर ली। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की ये ज़ुबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी दुलारी राम दुलारी पर बरसी, मतलब उसकी माँ के ऊपर उसकी दादी डांटने लगी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरे दिन की लड़ाई थी, इसीलिए जब डॉक्टर
भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के पेपरमेंट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। राम दुलारी मतलब उसकी दादी माँ ने। तो फिर जाए बे ओकरे घरे, तो क्या तुम दोबारा से जाओगे उसके घर? हाँ, अरे तोरा हाँ में लुकार आगे माटी मिलाऊं कि तूने जो हाँ किया उसको मैं अभी माटी में मिला देती हूँ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरवी उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। कुटाई मतलब उसको अच्छे से जम के पिटाई पड़ी उस दिन। हम उस दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा रहे। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, मतलब एक जो कबाब बनाने वाला है उसकी शॉप से कबाब खाते हुए देखा। कबाब! राम राम राम! राम दुलारी घिन्नों 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 अन्नी रिश्वत में दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो? ना देख रहा वो दिन मुन्नी बाबू, तो उस मुन्नी बाबू जो है वो खुद कबाब खा रहा था, लेकिन आज उसने इसके अंदर जो टोपी शुक्ला है उसका नाम लगा दिया था। तो इसी के साथ मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ और अगले पार्ट में मैं आगे का शुरू करूँगी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।